अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में जनाब वेलकम करती हूँ। ज़िंदगी में खुशी जो है हमारे पास एक चॉइस होती है, हमारा एटीट्यूड होता है। वी गेट टू ऑप्शंस, या तो हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, सिचुएशंस आएँ लेकिन हम उसमें पॉजिटिव रहें और हैप्पीनेस जो है वो हमारा एटीट्यूड बन जाए। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि हम अपनी लाइफ को मिजरेबल बना लें। दोनों चीज़ों में, दोनों सिचुएशंस में होता क्या है कि हमारी जो एफ़र्ट है वो सेम ही लगनी होती है। बेहतर ये है कि खुश रहा जाए और अपने आप को मजबूत रखा जाए। मुश्किलात आती हैं, गुजर जाती हैं, लेकिन अपने साथ ज़्यादती ना करें। अपने आप पर खुद रहम खाएं, अपने साथ खुद एम्पैथेटिक हो, खुद को मतलब लाइक कंपैशन जो है वो आप शो कर रहे हो और खुश रहना सीखें। अपनी लाइफ को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए वक्ती परेशानियों की वजह से। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। लाहौर का मौसम कल एक्सपेक्टेड था बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। बादल बहुत गहरे आए। आज भी वेदर जो प्रिडिक्शन है उसके मुताबिक बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन लेट्स सी बारिश होती है या नहीं होती। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि 2 अगस्त से जो बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होगा, स्पेशली जो पंजाब की बारिशें होंगी वो 8 अगस्त तक कंटिन्यू करेंगी। राइट नाउ अगर हम लाहौर के टेम्परेचर की बात करें सो इट्स 32 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़िलहाल जो है हम इर्द गिर्द अपने धूप ही देख रहे हैं। खैर ये तो थी वेदर के हवाले से अपडेट। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। आज के शो की टॉप स्टोरीज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली हमारे पास ख़बर ये है जनाब कि गुस्ले काबा की सालाना जो तकरीब होती है आज बाद नमाज फ़जर मुनक्किद हो चुकी है। इसके साथ साथ गुस्ल देने का काम जो था वो सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफैन के जनरल सदर अल शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सुदेस की निगरानी में सरअंजाम दिया गया। और इसके साथ साथ सालाना गुस्ल की जो तकरीब थी, इस दौरान मक्का मुकरमा के जो गवर्नर हैं शहजादा खालिद अल फैसल, इन्होंने खाना काबा की जो अंदरूनी दीवारें हैं उनको आब ज़मज़म से, इसके साथ साथ अर्के गुलाब से और मुश्क से धोया, जबकि खाना काबा का जो फ्लोर है, फ़र्श है, उसको अर्के गुलाब और ऊद के इतर से और आब ज़मज़म से धोया गया। अच्छा, मज़ीद आपको बताएं कि मस्जिदुल हराम में खाना काबा की जो अंदरूनी दीवारों और फिर फ़र्श को जब आब ज़मज़म से वॉश किया गया तो फिर उसको खुश्क जो था वो हाथों की मदद से और खजूर के पत्तों से किया गया। और ये रिवायत अब की नहीं, ये तो सदियों से चली आ रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ये रिवायत है। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा के गुस्ल का एहतमाम करते थे तो साल में 2 दफ़ा करते थे। एक दफ़ा मुहर्रमुल हराम के दौरान और इसके साथ साथ दूसरी बार रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले। आज जो है वो गुस्ले काबा की सालाना तकरीब बाद अज़ नमाज फ़जर जो है वो मुनक्किद हो चुकी है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। एंड वी ऑल नो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को लेकर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और सबसे ज़्यादा टैलेंट जो है वो लियारी में पाया जाता है। और अब हम देखते हैं इर्द गिर्द बच्चे जो हैं वो गली मोहल्लों में फ़ुटबॉल खेल रहे होते हैं। पहले वक्तों में हम देखते थे क्रिकेट बहुत शौक से खेली जाती थी। अब इंडिविजुअल्स जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो सॉकर बहुत शौक से खेल रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर उस तरह से हमारी इंक्लूजन नहीं है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप या इस तरह के और भी जो इवेंट्स होते हैं, बड़े मेगा इवेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल टैलेंट पाया जाता है। और वक्त गुजरने के साथ साथ सॉकर का जो रुझान है वो हमारे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और ये क्रिकेट के लेवल से अगर आगे नहीं गया तो एटलीस्ट क्रिकेट के लेवल तक तो ये आ चुका है। एनी हाउ, नॉर्वे कप फुटबॉल का एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने शिरकत की, फातिहाना आगाज़ पर अहम किया। बहुत ज़बरदस्त गेम था। दूसरी जानिब जो ओपोनेंट थे वो नॉर्वे की फ्रिग ऑस्लो फुटबॉल क्लब था और 1-11 से पाकिस्तानी टीम ने उन्हें शिकस्त दी। और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में ये जो मैच था ये जारी रहा। और पहले हाफ में पाकिस्तानी टीम ने 6 और उसके बाद जो दूसरा हाफ था उसमें 5 गोल्स किए और इस तरह से जो फतह है वो समेटी। तो ये एक अपडेट थी। मज़ीद इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे एंड दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे बताने से ज़्यादा जब आप वीडियो देख रहे हैं ना तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा एथलीट ने तवील तरीन LED स्लैक लाइन वॉक का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक पतला सा रोप होता है, उसको 2 साइड से अटैच कर देते हैं एंड यू हैव टू वॉक ऑन दैट रोप और अपना बैलेंस मेंटेन करना। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। इसमें बहुत सी प्रैक्टिस, बहुत सी
मेहनत और फिर इसके अलावा हिम्मत और करेज बहुत ज़्यादा होती है। तो इस नौजवान ने जो कतर की सबसे ज़्यादा लंबी जो लाइन है उसको इसने क्रॉस किया और ये जो आलमी रिकॉर्ड था वो अपने नाम किया। अभी आप देख भी सकते हैं द वे ही इज़ एक्चुअली वॉकिंग ऑन द रोप और किस तरह से ये अपना जो बैलेंस है वो मेंटेन कर रहा है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और ये भी विजुअल्स जो हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैच के दौरान लंका प्रीमियर लीग के मैचेस में जब टीम्स जो थी वो अपने मैचेस खेल रही थी तो उस दौरान ये शाम जब ये आप देख रहे हैं ये शायद ये भी वो कहते हैं ना शायकीन बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं मैच देखने का, तो शायद इसको भी शौक़ हुआ कि मैं भी क्रिकेट मैच देखूं। लेकिन ये जो था वो ग्राउंड के अंदर चला गया और फिर ऑब्वियसली जो प्लेयर्स थे वो डर और खौफ का शिकार हो गए। फिर इसको बाहर निकाला गया इस शाम को और जो शाम था बाहर निकल के टाइटंस के डग आउट में चला गया और फिर इसको यहाँ से भी बाहर निकालने के लिए लंका प्रीमियर लीग की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू टीमों को बुलाया और फिर यहाँ से इस शाम को जो था वो भगाया गया ऑब्वियसली वो ले गए होंगे। एनी हाउ सो ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे हाइलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट से आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने बात करनी है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, नेल आर्ट और एक्रेलिक्स पर आज हमने बात करनी है। करंट ट्रेंड्स क्या हैं और क्यों लोगों में इसका रुझान जो है ख़वातीन में वो बढ़ता चला जा रहा है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, चंद दिनों की मेहमान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जिससे महंगाई के सताए आवाम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। तो क्या हमारी मईशत को इससे सहारा मिलने वाला है या नहीं मिलेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने बात करनी है जनाब पंजाब में हॉलीवुड फिल्म बारबी को नुमाइश की इजाज़त मिल गई है, ये ज़बरदस्त इकदाम है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में सोशल मीडिया सारिफिन का डेटा महफूज ई सेफ्टी बिल काबीना से मंजूर हो चुका है। बिल है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, किस तरह से सारिफिन का डेटा महफूज बनाया जाएगा, इसको भी देखेंगे। राइट नाउ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें जनाब हमने आज बात करनी है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पर। आप में से बहुत से लोग शायद उनको पता हो कि कोई भी अगर सिचुएशन आ जाए, कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन, अनसर्टेनिटी लाइफ में आ जाए, किसी प्यारे का चले जाना, किसी लव्ड वन का आपसे बिछड़ जाना या इसके साथ साथ आपकी नौकरी चली जाना, ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं और ऑब्वियसली उसके बाद एक इंसान डिप्रेशन वाले फेज़ में चला जाता है। तो इट्स कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको हम ये कहते हैं कि जी ये गम बहुत बड़ा था, इसे सहा नहीं गया या वॉट एवर, इसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। और जब भी कोई इंसान इस तरह के किसी हादसे का शिकार होता है तो उसके बाद उसके अंदर तकलीफ़, अजियत और वो वाक़या तो हो के गुजर जाता है लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, जिसकी वजह से उसका प्रेजेंट मोमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, अपनी ओवरऑल वेलबिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है एंड किस तरह से अवॉइड भी किया जा सकता है, इस पर डिस्कशन के लिए वी आर हैविंग इन आवर शो साइकोलॉजिस्ट समिया खालिद। समिया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो व्हाट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को इसको ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, अल्लाह ताला ने ना इंसान को बड़ा यूनिक और बड़ा प्यारा सा बनाया है, साथ साथ उसे सेंसिटिव भी बनाया। बाय नेचर हर इंसान बहुत सेंसिटिव होता है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी लाइफ में डिफरेंट इंसिडेंट्स आए, कुछ ऐसे होते हैं जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, कुछ ऐसे होते हैं जिस पे वो खुद शॉक्ड रह जाता है, हैरान रह जाता है कि उसके बारे में ना उसने सुना होता है ना वो ज़हनी तौर पे तैयार होता है, जिसमें किसी प्यारी की डेथ हो जाना, पेरेंट्स का आपस में लड़ाई झगड़ा करना और बच्चे का उसे देखना, कोई ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेजेस सुनना, और सबसे बड़ा जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बड़ी वजह होती है वो फिज़िकली या सेक्सुअली अब्यूज़ होना। ये एक ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, किसी भी एक फ़र्द को। टाइम गुजरने के साथ आप नॉर्मल हो जाते हैं, बज़ाहिर देखने वालों को ये लगता है कि आपको कोई मसला नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। कुछ टाइम गुजरते हैं, कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको ये फील होता है कि आप उसी सिचुएशन के अंदर हैं, वो इंसिडेंट्स आपके माइंड में आते हैं, हार्ट पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आपको इमेजेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं और इस किस्म की बहुत सारी साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल सिम्टम्स नज़र आना शुरू होती हैं।
अक्सर लोगों को इसका पता नहीं चलता कि हमारे साथ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। उसकी रीज़न ये है कि इंसिडेंट के बाद कुछ अरसे वो नॉर्मल भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन देन उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली लोगों को 3 वीक्स तक इसकी सिम्टम्स रहती हैं, लेकिन ये सालों साल तक भी चलता रह सकता है। अच्छा, 3 अगर वीक्स तक ट्रीट सिम्टम्स रहेंगे या 3 वीक्स में सिम्टम्स अपीयर होना शुरू नहीं, अपीयर तो शायद विद इन वीक भी हो जाए। इट डिपेंड्स कि इंसिडेंट जोन से है वो कितना पेनफुल था आपके लिए, और उसके बाद सिम्टम्स उसके बाद ग्रेजुअली नजर आना शुरू हो जाएंगी। सम टाइम सिम्टम 1-2 महीने तक भी नज़र नहीं आती और उसके बाद नज़र आती हैं। चाइल्डहुड स्टडीज़ जब हम देखते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि बचपन में जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं वो पूरी टीन एज आपको इफ़ेक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे आप अडल्ट एज में आगे आते हो तो आपके अंदर वही सेम जो उनसे इमेजेस आना शुरू हो जाते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं, आपको लगता है कि दोबारा वही इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए हैं आपके लाइफ में जैसे पहले था। तो ये होता है, ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इसका। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप बहुत लंबे अरसे तक इसमें रहते हो, लेकिन अपनी ट्रीटमेंट पर्सनल एंड से फैमिली पहले लाइफ डिस्टर्ब कर लेते हो। बिल्कुल, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले ये भी तो चीज़ है ना, इसका डायग्नोसिस हो, Yes. आपको इसकी रिकग्निशन करें कि यार ये कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट कर रही है। हमारे यहाँ पर ये होता है कि अच्छा गम है, सदमा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, और वो जो एक बात होती है कि टाइम हील्स एवरीथिंग। देयर इज़ नो डाउट कि टाइम हर वक्त मतलब जो वक्त है वो हर चीज़ को, हर ज़ख्म को हील कर देता है, लेकिन वो प्रोसेस आपने लंबा ज़रूर करना है। प्रोसेस को लंबा करने की बजाय आप बर वक्त किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रुजू कर लें। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये होता किन लोगों को सबसे ज़्यादा है? क्या जो बाय नेचर बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं? बिकॉज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके आसाब बहुत मजबूत होते हैं, कोई बीमारी भी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई बिछड़ गया, लेकिन वो आफ्टर सम टाइम दे गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो साल हर साल इस गम को नहीं भुला पाते। सो क्यों लोग जो हैं इसका शिकार ज़्यादा हो जाते हैं? वो कौन से लोग होते हैं? देखो, लाइफ में ना कुछ लोग तो वैसे बाय इमोशन स्ट्रांग होते हैं, कुछ नहीं भी होते, लेकिन होता क्या है कि वो लोग जो कंटिन्यूसली छोटी छोटी स्ट्रेस लेके अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ हैं, अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा ज़िंदगी में आ जाए, इट माइट बी ए कार एक्सीडेंट और एनी रोड एक्सीडेंट, तो उसमें क्या होता है कि वो उस चीज़ को बियर नहीं कर पाते, उनकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी वीक हो जाती है। एक इंसिडेंट जब होता है ना, उसके बाद आपके अंदर एक तो इमोशनल चेंज आता है, एक आपके अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंज भी आता है, आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री भी चेंज होती है। ये बहुत कम लोगों को पता है। अब एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपको एक आ जाता है खामोश रहो, किसी को बताना नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब आपसे ऐसी बातें की जाती हैं, इनडायरेक्टली उस इंसिडेंट को दबाया जा रहा होता है। लोगों को ये नहीं पता कि आपको इन इमोशंस को बाहर निकालना है, इसको एक्सप्रेस करना है। आपने क्या फील किया, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, हर एक से करें डिस्कस, हर एक से नहीं तो एटलीस्ट उस नियर एंड डियर से ज़रूर करें जो आपको लगता है कि आपकी पेन को समझ सकता है। किसी की डेथ के ऊपर आपको क्या कहा जाता है, हौसला करो, रोने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अंदर ही अंदर जमा हो रहा है उसके अंदर, और वो एक डिसऑर्डर की फॉर्म में बाहर निकलता है। अच्छा, अब डिसऑर्डर की फॉर्म में लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि वो बाहर निकल गया, क्योंकि पर्सन बता नहीं रहा किसी को। और हमारे यहाँ पर जहनी बीमारियों को इतना सीरियस लिया नहीं जाता। उन्हें यही समझा जाता है कि नहीं, ये तो आम बात है, गम में है, दुख में है, निकल जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर ये डिसऑर्डर है? आपको नाइटमेयर्स आएंगे, आपको स्वेटिंग होगी, आपको फ्लैशबैक्स होंगे, आपको ऐसे इमेजेस दिखाई देंगे, बगैर किसी वजह के आप चिड़चिड़े हो रहे होंगे। इन तमाम रीजंस का ताल्लुक आपके पास्ट साइंस एंड सिम्टम्स, और इन सब का ताल्लुक आपके पास्ट इवेंट से होगा। बहुत सारे लोग एंजाइटी एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को मिक्स भी करते हैं। एंजाइटी हमेशा फ्यूचर से रेलिवेंट होती है, पीटीएसडी हमेशा आपके पास्ट स्पेसिफिक इवेंट के हवाले से होता है जो आपके अंदर ये सिम्टम्स लेके आता है। अब होता क्या है, एक थोड़ी सी इसकी केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करने वाली ज़रूरत है कि ब्रेन जो है ना, बड़ा अल्लाह ताला ने सेंसिटिव सा बनाया है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते थे कि हमारे जो हायर फंक्शनिंग एरियाज़ है ना वो डिस्टर्ब हों, जैसे कॉर्टेक्स एंड फोर ब्रेन का एरिया है, उसको संभालने के लिए एक सिस्टम अल्लाह ताला ने इस जगह पे बनाया है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अब जब हम किसी स्ट्रेस में जाते हैं, वो सिस्टम सबसे पहले एक्टिवेट होता है, और वो जब इंसिडेंट को आगे जाने से रोकता है, तो साथ ही ऑक्सीजन जो ब्रेन में जानी होती है, जो एक वो जो होता है ना, जैसे आप वो बैरियर्स लगाते हैं, बैरियर लगते हैं तो कॉर्टेक्स तो काम करना छोड़ देता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एक साइड पर रह जाती है, आपकी विजडम साइड पर रह जाती है, आपको उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या रिस्पॉन्स है ड्यू टू लिम्बिक सिस्टम। कंटिन्यूसली आप इस फेज़ में रहते हो, अपने आप को रिलैक्स नहीं करते, नॉर्मल नहीं करते, या किसी से शेयर नहीं करते, लिम्बिक सिस्टम का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। छोटा साइज होने की वजह से आपके मेमोरी के इश्यूज आना शुरू होते हैं। मेमोरी के इशू के साथ साथ आपके इमोशनल जो कंट्रोल होता है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग आज आपको कहते सुने नजर आते होंगे, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी नहीं है, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी नहीं है, मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ड्यू डिसऑर्डर। टू क्रॉनिक स्ट्रेस। मैं पोस्ट ट्रॉमेटिक नहीं कह रही, क्रॉनिक स्ट्रेस लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जो ये चीज करती है। लेकिन हम अगर पोस्ट PTSD ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात स्पेसिफिक करें, इंसिडेंट, वो स्पेसिफिक वो इंसिडेंट के specific बाद incident होगा के लिए है, लेकिन इज इट सेम एज डिप्रेशन? नहीं, सेम एज डिप्रेशन। सम टाइम डिप्रेशन में आप अपने ऊपर भी जो है ना, वो आप कह लो कि सेल्फ पिटीनेस में चले जाते हो, अपनी नाकामी की वजह से जो उनसे अपने आप को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हो कि मैं क्यों नाकाम हो गया। डिप्रेशन को मोरबिड ज़रूर है, PTSD हुआ साथ डिप्रेशन हो गया, PTSD हो गया साथ OCD हो गया। बट PTSD जो है वो किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद ये सिचुएशन जो है हो आती जाती है। अच्छा, इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगी, जब एक बंदा ऐसी सिचुएशन से या इस डिसऑर्डर से गुजर रहा होगा तो नॉर्मली इसके स्टे करने का टाइम कितना होगा, एंड हाउ वुड द पर्सन फील, उसको क्या फील होगा, उसके इमोशंस उस वक्त कैसे होंगे? देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। उन्हें हर चीज़ नेगेटिव लग रही होती है, हर पर्सन उन्हें नेगेटिव लग रहा होता है, और ये लग रहा होता है कि सब मेरे आहिस्ता आहिस्ता खिलाफ हो रहे हैं या मुझे जो उनसे ना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान के अंदर मैं ज़्यादा देखती हूँ कि जब कपल्स के दरमियान ट्रस्ट का प्रॉब्लम डेवलप होता है और उसके अंदर भी आपके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो आपको उस पर यकीन ही नहीं रहता पर्सन पे, आप बिलीव ही नहीं करते। सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, आपको अपोजिट जेंडर के ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा, आप उसको हर अपोजिट जेंडर अपने अगेंस्ट ही लगेगा, ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा पर्सन अपने आप को कभी गलत नहीं कहता, उसको लगता है कि मैं सही हूँ लेकिन दूसरे मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। मीनवाइल उसको उससे रेलिवेंट थॉट्स एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और वैसे अगर इंसिडेंट्स न्यूज़ पे भी देखें हम उसको आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक ये चीज़ कि जब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की, इसके बाद हमने ट्रीटमेंट पर आना है, तो इसको फिर हम कंक्लूड करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स उसमें क्या हो सकते हैं? अगर आपके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी या मिसहैप हो गया है और आप उस फेज में जाएं ही नहीं, यानी कि इर्द गिर्द के लोगों की सपोर्ट कैसी होनी चाहिए, आपके प्यारों की सपोर्ट कैसी होनी चाहिए, और आपको खुद उस टाइम क्या करना चाहिए। नो डाउट बंदे को उस वक्त होश नहीं रहता, लेकिन अगर आपको पहले से नॉलेज और अवेयरनेस होगी तो शायद आप थोड़े से उस चीज़ को हैंडल कर लें। सो इसमें क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं? हो सकती हैं। देखो, लाइफ में इंसिडेंट्स तो बहुत होते हैं, हम हर दफ़ा तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं ना। कुछ सेल्फ प्रिवेंशंस होती हैं, जैसे अगर कोई नियर एंड डियर आपका ऐसा है जिसको ऐसा प्रॉब्लम है, आप सुने उसे, आप उसको बोलने दें, वो जो कहना चाह रहे हैं उसे बोलने दें उसको। ये जो इसको हम अपनी लैंग्वेज में टॉकिंग थेरेपी कहते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि आपका कैथारसिस होता है, आपके दिल का गुबार बाहर निकलता है, जो हेल्प करता है एक नॉर्मल पर्सन को नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए करना, अपने अंदर का गुबार निकालना। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते हो तो वो सब जमा होता चला जाता है, कहीं कोई गिल्ट आ जाता है, मैं ये उस टाइम में कर लेता, मैं उसको बता देता, अपनी सेल्फ टॉकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप किसी को बता ही नहीं पाते और आहिस्ता आहिस्ता गिल्ट में जाना शुरू हो जाते हो। नंबर 1 ये चीज़। सेकेंड, आप कुछ फूड्स ऐसी हैं जो आपके अंदर हेल्दी पॉजिटिव चेंज लेके आती हैं। आपके हार्मोन्स जिस तरह डोपामाइन है, सेरोटोनिन, जो बहुत हेल्दी हैं और ज़रूरी भी हैं बॉडी के लिए, वो एक्टिवेट होते हैं। आप कैल्शियम बहुत अच्छी ले सकते हो, आप मैग्नीशियम ले सकते हो, आप फ्रूट्स का यूज़ थोड़ा ज़्यादा कर दो, एटलीस्ट अपनी फूड को हेल्दी करना शुरू कर दो। एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, कि जब अगर कोई बंदा इस तरह के डिसऑर्डर से गुजर रहा है और वो अनएबल है खुद से डील करने में, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी उसको उस तरह से सहारा नहीं दे पा रहे, या वो बंदा इस सिचुएशन में ही नहीं है, सो फिर वहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, कैसे इसको ट्रीट किया देखो, हमारे पाकिस्तान में ना गर्ल्स को ख़ास तौर पे अभी इतनी आज़ादी हासिल नहीं है कि अगर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो वो फ्रेंकली किसी को बता सकें। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ जिनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, पेरेंट्स को नहीं बता पाती हैं और अंदर ही रखने से PTSD का शिकार हो जाती हैं। मैं उन ऐसी सारी बच्चियों को, बड़ों को, ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये कहना चाहूँगी कि आप अपने इमोशंस को अपने साथ ही एक्सप्रेस करें। आपको ना एक माइंडफुल सिचुएशन में रह के उस पूरे इंसिडेंट को दोहराने की ज़रूरत है, और दोहराने के साथ आपको ये गौर करने की ज़रूरत है कि मैं उस टाइम क्या कर सकती थी या मैं क्या नहीं कर सकती थी, उस टाइम मेरे इख्तियार में क्या नहीं था। जब आप माइंडफुल होकर इन चीज़ों को सोचते हो कि ये चीज़ें चूंकि मेरे बस में नहीं थी और हालात की वजह से हो गई, तो आप एटलीस्ट अपने आप को ब्लेम नहीं करते और खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप इस तरह के इंसिडेंट्स को भूलें।
भूलना भूलें। नहीं है। आप राइट डाउन कर लें। आपसे, आपको ये लग रहा है कि आपसे नहीं निकल पा रहा माइंड से, एक एक लम्हा जो आपकी ज़िंदगी में पेनफुल था, लिखें उसे। लिखने के बाद कि जब आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे हैं लेकिन आप उससे चाहते हैं कि मैं सोचूं भी ना इसे, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा चेस कर रही देखो, होती हैं। फिजिक्स का लॉ है, जितनी जोर से आप किसी चीज़ को फेंकोगे वो दोबारा वापस आपके साथ उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आएगी। तो यही सेम हमारे इमोशंस के साथ होता है कि जितनी तेज़ी से हम जबर करते हैं, उन्हें दबाते हैं, उतनी तेज़ी से वो सामने आती हैं, ऊपर को आती हैं। अगर वो इमोशनली नहीं आएंगी तो वो फिजिकल सिम्टम बन के आ जाएंगी। स्टमक प्रॉब्लम होंगे, मस्कुलर प्रॉब्लम होंगे, हार्ट, ये जो डायबिटीज़ प्रॉब्लम होता है वो आपको हो जाएगा, और इन एक स्टेज पे आके आपको ये कैंसर भी हो सकता है। ये सिचुएशन भी हो जाती है क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से या पीटीएसडी की नंबर वजह वन से। माइंडफुलनेस, और इन चीज़ों से भागना नहीं है। व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस? एक तो आप एक्सपर्ट के पास भी जा सकते हैं, खुद से आप क्या कर देखो, सकते हैं? एक बहुत अच्छी टेक्निक है, लोगों को आराम से नेट पे भी मिल जाएगी, जिसको हम EFT टेक्निक बोलते हैं, इमोशन फ्रीडम टेक्निक। इमोशन फ्रीडम टेक्निक ये होती है कि आप अपनी बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे टैप करते हो। फॉर एग्जांपल, आप इस जगह पे टैप करोगे, आप अपनी आई साइड पे करोगे, अंडर द आई आप टैप करोगे, अंडर द नोज एंड अंडर द लिप्स, यहाँ पे आप टैप करते जाओगे। देन ये आपकी कॉलर बोन होती है, इसके बाद आप टैप यहाँ पे करते हो, अपनी फिंगर्स पे करते हो, अपने अंडर आर्म्स में करते हो। ड्यूरिंग टैपिंग आप साथ साथ उस इंसिडेंट को दोहराते हो। मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मैंने उस टाइम ये फील किया, मुझे ऐसे जो फील हुआ ये इसमें मेरी गलती इतनी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। टैप करते जाओ, एक एक इंसिडेंट को, एक एक चीज़ को याद करो, और उसके बाद क्या होगा कि आप उसके कंक्लूजन तक पहुंचो कि इसका हल ये है कि मैंने अब इसको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, और मैंने इसको दोबारा नहीं सोचना, दोबारा इस फेज में मैंने नहीं जाना। ये बड़ी सिंपल टेक्निक है, हर कोई कर सकता है। इसके बाद कुछ एडवांस टेक्निक आती हैं जिनमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। होना चाहिए। एक तो ये कि आपको ज़िंदगी में ऐसे मामलात से, ऐसे डिसऑर्डर से पहले ही अवेयर होना चाहिए, बिकॉज ये ज़िंदगी है, इसमें ट्रायल्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सो जब ऐसी कोई सिचुएशन आए, आप पहले ही इतने नॉलेजेबल हों कि आपको पता हो कि क्या चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। प्लस ये कि जितनी भी टेक्निक्स हैं उसमें अबव ऑल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेट करना। वो आप कभी किसी अपने ट्रस्टवर्दी से, वेल विशर से, जो भी आपका खैर खा है, बहुत करीबी है, किसी एक से मेरे ख्याल में डिस्कस कर लेना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस करें। जितना इमोशंस को आप सप्रेस करेंगे उतना ही आप डिप्रेसिव मोड में चलते जाएंगे। थैंक यू सो मच समिया खालिद हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जिस तरह से हर चीज़ में एडवांसमेंट आ रही है, उस तरह से फ़ैशन में भी हम आजकल बहुत ज़्यादा जिद्दत देख रहे हैं। जब हम फ़ैशन की बात करते हैं तो इसमें मेकअप के अंदाज़ नित नए हम देख रहे हैं, मेकअप के अंदाज़ बहुत ज़्यादा बदलते चले जा रहे हैं। अच्छा, पहले मेकअप क्या होता था कि आपने एक अच्छी सी फाउंडेशन लगा ली, उसके साथ साथ आपने कोई आई मेकअप करवा लिया, लिपस्टिक्स लगा ली, कोई नेल कलर लगा लिया, एंड यू आर डन विद योर मेकअप। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। जैसे हम कल बात कर रहे थे, परमानेंट मेकअप का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी तरह हम बात करते हैं तो नेल आर्ट, बेसिकली स्टार्ट नेल आर्ट से ही हुआ था, लेकिन अब एक्रेलिक्स एंड ओम्ब्रे और ये चीज़ें ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार करती जा रही हैं। बढ़ते हुए रुझान की वजह क्या है, और इसके साथ साथ एक्रेलिक्स में नए नए ट्रेंड्स कौन से हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है द नेल आर्टिस्ट, द नेल स्टूडियो के नाम से आप अपना ब्रांड भी चला रही हैं, पाकीज़ा सियाल इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं, एंड समरा अली। आई वेलकम बोथ ऑफ यू इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू पाकीज़ा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम एक्रेलिक्स की और नेल आर्ट की बात करते हैं, शुरू में तो नेल आर्ट होता था कि डिफरेंट नेल कलर्स लगा लिए, मतलब एक नेल कलर एक क्यूटेक्स के साथ है तो बाकी जो 4 नाखून है वो तब्दील कर लिए। सो इस तरह से नेल आर्ट हो रहा था। अब हमने देखा पिछले 2-3 सालों में एक्रेलिक्स, ओम्ब्रे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़वातीन में मकबूलियत इख्तियार कर चुकी हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड? ऐसा है कि एक्रेलिक्स और जो ये ओम्ब्रे नेल्स या सिंपल फ्रेंच नेल्स जो हम लोग कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, उसका ये है कि ये आपके परमानेंट हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं विद रीफिलिंग, और इसके जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं उससे आपके हैंड्स इन्हेंस होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा लुक चेंज हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, उससे आप में कॉन्फिडेंस लेवल आता है और आपके हैंड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये जो फैशन में जिद्दत की बात हो रही है ना, सो हर वक्त का अंदाज और फैशन
मुख्तलिफ होता है। आई डोंट नो इन फ्यूचर क्या होगा, लेकिन राइट नाउ तो एक्रेलिक्स और ओम्ब्रे बहुत ज़्यादा कॉमन है। आने वाले वक्त में कोई और चीज़ें आएंगी जो इनको भी शायद रिप्लेस कर लें। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब हम एक्रेलिक्स की बात करते हैं, सो इस एक्रेलिक्स में राइट नाउ कौन कौन से ट्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादा इन है? क्या एक्रेलिक्स के भी कोई ट्रेंड्स हैं? यस डेफिनेटली, और इसमें बहुत ज़्यादा अब तो चीज़ें ट्रेंडिंग में आ चुकी हुई हैं। लाइक एक्रेलिक जो है वो पाउडर से भी करते हैं हम लोग, जेल से भी करते हैं, उन सब की डिफरेंट लुक्स हैं। और इसके साथ साथ ओम्ब्रे वो भी आप नेल पेंट के साथ भी कर सकते हैं, पाउडर के साथ भी डिफरेंट कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। तो एक्चुअली में इट्स अ वेरी वास्ट और बहुत ट्रेंडिंग में है। आप अपने नेल्स को मतलब बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सो यू डू इट योरसेल्फ या आपने आगे स्टाफ वी रखा हुआ है? डू एक्चुअली, एंड वी हैव अ स्टाफ एज वेल। और आपने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से ली? Actually, she learned it from Turkey, and I learned it from her. बिल्कुल ठीक हो गया। Yeah. अच्छा, जब हम एक्रेलिक्स की बात करते हैं पाकीज़ा, तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्रेलिक्स जो हैं और ओम्ब्रे जो हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? और जो एक नेल आर्ट होता है, आई गेस नेल आर्ट तो सिंपली एक नेल कलर के साथ हो जाता है, दैट्स इट, इतना इसका रूल है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्रेलिक्स एंड ओम्ब्रे? एक्रेलिक्स, ओम्ब्रे और एक्रेलिक्स में डिफरेंस ये है कि ये ओम्ब्रे जो हैं वो भी एक्रेलिक्स ही हैं, ठीक है, बट उसका आर्ट डिफरेंट है। उसमें 2 टाइप्स के कलर्स यूज़ होते हैं। ओम्ब्रे मींस 2 टाइप्स की जो चीज़ कलर्स हैं उससे अच्छा, वो बनते जिस तरह हैं। से ओम्ब्रे हेयर होते हैं कि आधे बाल एक तरह के, आधे बाल एक तरह के, 2 कलर्स यूज़ होते हैं उसमें, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, अदरवाइज ये दोनों एक्रेलिक्स ही हैं। अच्छा, दोनों एक्रेलिक्स Acrylics हैं। हैं। और एक्रेलिक्स में हम करते क्या हैं कि मतलब लाइक नेल एक्सटेंशंस आके लगती हैं। कुछ लोग तो अपने नेल्स के ऊपर ही कुछ ना कुछ नेल आर्ट करवा के डायमंडीज, पर्ल्स वगैरह लगा के खूबसूरत बना लेते हैं, जिनके अपने नाखून नेचुरली खूबसूरत होते हैं। लेकिन ये जो एक्सटेंशंस आगे लगाते हैं एक्रेलिक्स में, ये किस तरह से होता है? एक्सटेंशंस का ये है कि अगर आपने लॉन्ग लेंथ में नेल्स लेने हैं तो आप एक्सटेंशन यूज़ कर लें। अगर आपने अपने नेल्स पे करवाना है तो उस पे भी ये है कि अगर आपके नेल्स जैसे टूट जाते हैं घर में काम करने से या कुछ किसी तरह से भी आपके नेल्स टूटते हैं, उसके लिए भी हम ये करते हैं कि उसे ओवरले कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं नेल्स को। तो Like वो your उससे own आप nails can be नहीं, safe. अभी देखें, बहुत से मैंने अपने इर्द गिर्द ख़वातीन देखी हैं जिनके नाखून बहुत छोटे होते हैं, या बचपन में उन्होंने नेल बाइटिंग बहुत ज़्यादा की होती है, नाखूनों की ग्रोथ उस तरह से नहीं होती। सो फिर ऐसे लोग अगर चाहें कि हम लेंथ भी ना ज़्यादा लंबी करें, लेकिन हम ये पर्ल्स या कुछ ना कुछ परमानेंट नेल कलर या वट एवर इसको जो भी हम कहें वो करा लें, सो ऐसे लोगों को व्हाट डू यू रिकमेंड मोस्टली? एक्रेलिक में भी ऑप्शन है कि आप अपनी चॉइस पे लेंथ और शेप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो नेल बाइटर है उनके ऊपर अगर आप आर्ट करते भी हो तो वो इतना इन्हांस नहीं होता है, लेकिन वी ऑलवेज ट्राई कि हम ऐसे कलर स्कीम दें उनको कि उनको वो नेल आर्ट सूट करे। लेकिन हमारे प्रेफर यही करते हैं कि आप एक्रेलिक लगाओ, वो आप अपनी चॉइस पे उसकी लेंथ तो वो जो बेसिकली एक्सटेंशन है वो उनके नाखून के ऊपर एक लेयर Yeah. लगा दी जाएगी। Yes. और फिर उसके बाद अच्छा, ये बहुत से लोग जो है इसके रिफिल्स भी ऑब्वियसली लेने पड़ते हैं। आप जिस तरह से कह रही हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो इनकी नॉर्मल ड्यूरेशन अगर आपने लगवा ली है, एक्रेलिक्स करवा ली, तो कितनी है? और फिर जब हम रीफिल की बात करते हैं तो कितने अरसे के बाद एक रीफिल लेना पड़ता है? वेल इट डिपेंड्स ऑन द नेल ग्रोथ एक्चुअली, ठीक है। कोई कुछ लोगों का 1 वीक में नेल ग्रो कर जाता है तो आपको रिफिल कराना चाहिए। वैसे हम जो टाइम देते हैं दैट इज़ फॉर 15 डेज़। 15 डेज़ के बाद आपको अपना रिफिल कराना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम कलर्स की जब बात करें तो ख़वातीन जब आपके पास आती हैं तो क्या कलर्स डिमांड कर रही होती है, किस तरह से हमारा नाखून कर दें? और अगर मैं वैसे एक्रेलिक्स करवाऊँ तो मैं तो कहूँ न्यूट्रल कलर्स हो जो सबके साथ Yeah. चल जाएं। अब आपने पिंक ड्रेस अगर पहना और पिंक करवाया है तो वो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम रहेगी ना। तो क्या डिमांड आती है ख़वातीन? आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जो है वो न्यूड शेड्स हैं, या फ्रेंच आर्ट या न्यूड शेड्स। नियॉन में मेरे ख्याल में वो कलर्स ज़्यादा आ जाते हैं ना, Yeah. तो हर एक के साथ चल पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप फिर क्लाइंट्स को खुद भी गाइड कर रही होती हैं? बिल्कुल गाइड करते हैं। वैसे हमारा आजकल जो क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा खुद से सोच के आता है कि हमने ये करवाना है, और उनकी डिमांड पे बस हम सजेस्ट कर देते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता, वरना वो सोच के आते हैं और पिक्चर्स के साथ आते हैं। आजकल आपको पता है इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो उसके साथ आते हैं, तो जो उनकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम उनके साथ चलते हैं। लेकिन देखें, जब आपने एक्रेलिक्स करवा ली है तो उसके बाद अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करना मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता है। एक्रेलिक्स वो लोग करवा सकते हैं जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई काम शाम नहीं करना, जिन ख़वातीन के पास डोमेस्टिक हेल्प बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। जब आपने खुद काम करना है तो फिर आपके लिए इसकी हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक अगर आपने
डिश वॉशिंग करनी है, कभी आपने डस्टिंग करनी है, तो लोगों के लिए ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं बिकॉज ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल चीज़ आपने अटैच की हुई है। सो फिर आप इन चीज़ों को मेंटेबिलिटी के लिए लोगों को कुछ बताती हैं कि करें या फिर कर देती हैं जो पैसे आ रहे आने दो? नहीं, दैट इज़ फॉर श्योर बिकॉज़ इट्स आवर वर्क और हम लोगों को प्रॉपर्ली क्लाइंट को गाइड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो एक्रेलिक लगाओ तो मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको कोई बहुत हेवी फील हो रहा है, इट लुक्स लाइक नेचुरल। ठीक है, आप कोई भी काम इजीली कर सकते हो कैरी, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बल्कि आई माई सेल्फ टू माई वर्क एट होम, तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, जब मैंने एक्रेलिक्स करवाए थे तो मेरे से तो बेड की चादर भी ठीक करना, उसको अपने बेड के अंदर करना होता है, तो वो करना मुश्किल हो गया था। मुझे लगता था मेरे obviously नाखून उसके उसमें लिए फंस रहे हैं। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी हमारे पास है इन्हीं चीज़ों के लिए कि कुछ लोग हैं जो कि 2 वीक्स नेल्स के ऑप्शन पे जा सकते हैं। दैट इज़ आल्सो नेल एक्सटेंशन। ठीक है, एक्रेलिक जो नहीं फॉर लॉन्ग टर्म कराना चाह रहे हैं, उनको कोई इवेंट है और वो कुछ अपने फॉर द टाइम बिंग कराना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो कि 2 वीक्स के लिए होते हैं नेल्स। ठीक है, उसके ऊपर भी आप अपनी मर्ज़ी का आर्ट करा सकते हो, नेल शेप, मतलब ये एक ऑप्शन और हमारे पास अच्छा, अवेलेबल जो है। ख़वातीन जिनकी शादियां होने वाली होती हैं उनमें ये रुझान किस तरह से है? पहले तो वो एल्फी के साथ जो नकली हाँ। नाखून मिलते थे वो लगा लिए जाते थे और उसके ऊपर अच्छा सा क्यूटेक्स लगा लिया, बस ये हो गया। अब तो मेरे ख्याल में ब्राइड्स जो हैं वो भी हाँ। बहुत ज़्यादा इसकी शौकीन है। कंपल्सरी हो गया हुआ है। अच्छा, वो उन्होंने compulsory? जैसे आपने सर्विसेज ब्राइड्स ने लेनी होती है, फर्स्टली सर्विसेज लेती हैं और जैसे मेकअप के लिए वो होती हैं, सेम उसी तरह से अब एक्रेलिक्स उनके लिए ज़रूरी हो गया हुआ है। अब बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं वो नहीं जाती हैं आर्टिफिशियल नेल्स पे क्योंकि उनकी लुक की ये एक्चुअली लगते बिल्कुल नेचुरल हैं। बिल्कुल। तो व्हाट इज़ द आफ्टर केयर ऑफ एक्रेलिक्स? बाद में आपने करवा तो लिया, अब ख्याल कैसे रखें? ख्याल बस यही है कि कहीं हिट ना हो, उससे आपका अपना नेल भी डैमेज हो सकता है। अदरवाइज़ इसकी कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, आप डिश वॉशिंग करें, आप जो मर्ज़ी करें, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती अच्छा, है। क्या कोई ऐसे भी वैसे एक्रेलिक्स या ओम्ब्रे या जो भी अब ये है, इसमें कोई आप ऐसा कोई नेल आर्ट करवा लें, ऐसे एक्रेलिक्स करवा लें जिस जो आपने वंस करवा तो लिए, नेल कलर्स आप खुद चेंज करते रहें, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं? तो Yes. फिर वो क्या ऑप्शन है जिसकी तरफ लोगों को जाना चाहिए ताकि आपने जिस रंग का लिबास पहना है उसी तरह का आप साथ नेल कलर लगा लें? उसमें ये है कि आप नॉर्मल जो नेल पेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हो। आप जेल पेंट मत कराओ। जेल पेंट इज़ अ परमानेंट नेल पेंट। अगर आप वो ऑप्शन नहीं लेना चाहते, जेल पेंट के बेनिफिट ये है कि अगर आपने एक दफ़ा अप्लाई कर लिया तो उसकी शाइन और उसकी लुक सेम रहती है अनटिल और अनलेस आप उसे खुद चेंज ना करवाना चाहो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने सेम मतलब बार बार चेंज करना है नेल पेंट, तो आप नॉर्मल जो हमारे नेल पेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसे रिमूव करके अपनी चॉइस पे आप उसे चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो तमाम चीज़ें आपने बता दी। Yes. इसके साथ-साथ ऐसी ख़वातीन जो चाहती हैं कि अब हम बस तंग आ गए हैं, इनको उतरवाना है, हाँ। तो फिर उसके उसका लिए क्या ऑप्शन ऑप्शन है? है। उसके लिए ऑब्वियसली खुद तो नहीं ना कर सकते, फिर अगेन आपके पास आना नहीं, पड़ेगा। खुद भी हो सकता है। अगर आपने रिफ़िल नहीं लिया, 15 टू 20 डेज़ आपके क्रॉस हो गए हैं, आपके नेल ग्रोथ हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा थोड़ा सा आप काम करते हैं, पानी जाता है या वॉश करते हैं आप अपने हैंड्स, तो वो इतने लूज़ हो जाते हैं कि आप उसे खुद रिमूव कर लें, मतलब उसको खुद से आप उतार लें, ऐसा भी है। वैसे आइडियली तो करवाना चाहिए बिकॉज़ मेरे ख्याल में नाखून कि थोड़े नेल ख़राब होते हैं। डैमेज ना हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप सैलून से जहाँ से आपने करवाया आप उन्हीं से करवाएं। अदरवाइज़ खुद भी अगर आप नेल ग्रोथ आपकी हो जाती है 15-20 डेज़ के बाद आप उसे रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और एक और चीज़ जो लोगों को आजकल मैंने ये भी ख़वातीन को कहते हुए सुना है कि जी हमने एक्रेलिक्स करवाया, अब हमारे नाखून जो है वो सही से ग्रो नहीं कर पा रहे या हमारे नाखून जो हैं वो थिन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या वाकई ऐसे होता है या बस एवं ही किसी किसी को लगता है? नहीं, ऐसा है कि मतलब आपने आर्टिफिशियल चीज़ें 15 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ आप अपने नेल्स पे लेके चलें, आपके नेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आफ्टर 8 डेज़ रिमूविंग, आफ्टर 8 डेज़ आपके नेल्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैंने ऐसे भी ख़वातीन देखी हैं जिन्होंने एक दफ़ा एक्रेलिक करवाया और उसके बाद अब वो रीफ़िल लेती हैं हर Yes. 15 दिन बाद या महीने में एक दफ़ा वो लाजमी रीफ़िल लेती हैं बिकॉज़ उनको वो पसंद आ गया है और वो एडिक्ट हो गई हैं, आप कह लें, उन चीज़ों की। अब वो 6 से 8 महीने भी या साल होने वाला है, वो रीफ़िल लिए जा रही है, तो इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो नहीं, सकते हैं? मतलब डू 2-3 यू मंथ रिकमेंड कि आप इतना लंबा इसको लेकर मैं चलें? अपने क्लाइंट्स को ये बात बताती हूँ, उन्हें गाइड भी करती हूँ। अगर आपने 2-3 मंथ्स रिफ़िल के साथ नेल्स को ले लिया है तो मैं उन्हें बोलती हूँ अब आपको रेस्ट चाहिए। मिनिमम 1 वीक और 15 डेज़ आप अपने हैंड्स पे कुछ भी अप्लाई ना करवाएं, आप बल्कि सिंपल नेल पेंट भी अप्लाई ना करें, इनको रेस्ट दें।
और उसके और बाद आप ऑलिव उससे ऑयल अप्लाई करें। करते हैं अपने नेल बैंड के ऊपर ताकि वो प्रॉपर। वैसे अगर आपने एक्रेलिक करवा लिया 2 से 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपने रिमूव करवा दिए, तो फिर उसके बाद कितना अर्सा अपने नाखूनों को रेस्ट देना चाहिए, फिर आप दोबारा करवा लें? 1 वीक और 15 डेज। और फिर आपने अपने नाखूनों की खिदमत करनी है ना उस दौरान, ऑयल वगैरह obviously, लगा के, और फिर obviously. उसके बाद आप कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, वंडरफुल हैविंग यू इन माय शो। थैंक यू सो मच पाकीज़ा, थैंक यू सो मच समरा। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।